नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने अध्ययन किया था कि अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सामाजिक समूह के दो विशेष प्रकार बताए हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। हमने पिछले एपिसोड में प्राथमिक समूह का विस्तार से अध्ययन किया था और इस एपिसोड में हम द्वितीयक समूह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह एपिसोड हमारा द्वितीयक समूह पर केंद्रित होगा। चार्ल्स कूले द्वितीयक समूह की विस्तार से व्याख्या करते हुए सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में लिखते हैं कि द्वितीयक समूह वास्तव में प्राथमिक समूह से विपरीत विशेषताएं रखने वाले समूह होते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि प्राथमिक समूह में जो सदस्य होते हैं उनके बीच में भावनात्मक संबंध पाया जाता है, एक दूसरे में अफेक्शन होता है, प्रेम पूर्वक वो एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, वहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। तो इसके ठीक विपरीत द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जहाँ पर व्यक्ति सदस्यता ग्रहण इसलिए करता है क्योंकि उसका कोई विशेष हित वहाँ पर सधता है। अपने विशेष हित को साधने के लिए या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति जानबूझकर अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी जब समूह की सदस्यता लेता है तो वह समूह व्यक्ति के लिए द्वितीयक समूह होता है। और द्वितीयक समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उनके सबके बीच में जो आपसी संबंध होते हैं वे संबंध व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रकृति के होते हैं। वहाँ पर कोई भावनात्मक लगाव एक दूसरे के प्रति नहीं होता है। संबंधों की प्रकृति भी स्थायी नहीं होती है, अर्थात द्वितीयक समूह जो है वह अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जैसा हमने जाना था प्राथमिक समूह के अध्ययन के समय कि प्राथमिक समूह में व्यक्ति की सदस्यता आजीवन होती है और वे स्थायी प्रकृति के होते हैं, वहाँ पे सदस्य संख्या भी कम होती है। इसके ठीक विपरीत द्वितीयक समूह अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जब व्यक्ति का विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह द्वितीयक समूह की सदस्यता को त्याग देता है। इसलिए द्वितीयक समूह अस्थायी प्रकृति के माने जाते हैं, अस्थायी प्रकृति के होते हैं। द्वितीयक समूह में सदस्यों के बीच में कोई भी भावनात्मक लगाव, कोई भी प्रेम के प्रतिमान या फिर अफेक्शन उन संबंधों में, सदस्यों के बीच के संबंधों में नहीं होता है। जैसा कि हमने जाना था प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच के संबंध वैयक्तिक होते हैं, इसलिए वहां पर अनौपचारिकताएं संबंधों के बीच में पाई जाती है, अनौपचारिक प्रकृति के संबंध होते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं वो औपचारिक प्रकृति के होते हैं। वहां पर जो व्यवहार प्रतिमान होते हैं आपसी, वो औपचारिक प्रकृति के होते हैं। और द्वितीयक समूह व्यक्ति के लिए जीवन के किसी एक या दो पक्ष से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि व्यक्ति किसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब प्रवेश लेता है कोई विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के लिए जो विद्यालय है वो सिर्फ शिक्षा प्रदान करने का कार्य ही करते हैं। जीवन के दूसरे पक्ष से संबंधित कोई भी आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति विद्यालय उस व्यक्ति के लिए, विद्यार्थी के लिए नहीं करते हैं। अर्थात व्यक्ति के जीवन के जो अलग अलग पक्ष हैं उन अलग अलग पक्षों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति अलग अलग द्वितीयक समूहों की सदस्यता प्राप्त करता है। एक द्वितीयक समूह व्यक्ति के लिए उसके जीवन से संबंधित एक पक्ष को ही जो है वह एक उद्देश्य को ही पूरा करने के लिए वह कार्यशील होता है। हमने देखा था कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की जो स्वाभाविक, नैसर्गिक और मूल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समूह में व्यक्ति सदस्यता इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि उसे अपने विशेष हितों की प्राप्ति करना है, विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अर्थात द्वितीयक समूह व्यक्ति के विशेष विशिष्ट हितों की या आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और द्वितीयक समूह का दूसरा विकल्प व्यक्ति के जीवन में हमेशा उपलब्ध होता है। प्राथमिक समूह का व्यक्ति के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है। व्यक्ति के लिए परिवार का कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति के लिए अपने सगे भाई बहन, अपने माता पिता का कभी कोई विकल्प नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति सगे भाई बहन की या माता पिता की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता है। व्यक्ति के जो बचपन के जो वर्षों से उसका हित चाहने वाले या जिसके साथ में भावनात्मक रिश्ते हैं, ऐसे मित्र, उनका विकल्प व्यक्ति के लिए कभी भी कहीं भी नहीं होता है। समाज में कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह के मित्र की भूमिका व्यक्ति के लिए निर्वहन नहीं कर सकता है।
किंतु द्वितीयक समूह जिन हितों की पूर्ति करते हैं, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन हितों की पूर्ति के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास में सदैव दूसरे विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति यदि किसी एक बैंकिंग सेवा से यदि प्रसन्न नहीं है, तो वह अपना खाता किसी दूसरी बैंक में खुलवा सकता है और अपनी व्यावसायिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं और जरूरतों के लिए व्यक्ति एक ही बैंक पर निर्भर नहीं है। आज बाजार में व्यक्ति के लिए कई सारे बैंक जो हैं वह विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इसी तरह से शैक्षणिक संस्थाएं भी व्यक्ति के लिए एक ही नहीं है। व्यक्ति के लिए अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक से अधिक विद्यालय, एक से अधिक स्कूल, एक से अधिक महाविद्यालय, एक से अधिक यूनिवर्सिटीज उसके लिए विकल्प के तौर पर मौजूद है। तो जो द्वितीयक समूह है वह व्यक्ति के लिए हस्तांतरणीय है। द्वितीयक समूह के जो संबंध है वह हस्तांतरणीय है, व्यक्ति के लिए विकल्प उपलब्ध है। समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने भी द्वितीयक समूहों का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्राथमिक समूह से विपरीत विशेषताएं रखने वाले समस्त सामाजिक समूह द्वितीयक समूह कहलाते हैं। समाजशास्त्री बीर स्ट्रीट ने भी द्वितीयक समूह की बड़ी सरल व्याख्या प्रस्तुत की है। बीर स्ट्रीट के अनुसार वे समस्त सामाजिक समूह जो प्राथमिक समूह नहीं है वे निश्चित रूप से द्वितीयक समूह है। यदि हम द्वितीयक समूह के उदाहरणों की बात करें तो समस्त शैक्षणिक संस्थाएं, समितियां, जैसे कि सारे महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, ये सब द्वितीयक समूह की श्रेणी में आते हैं। समस्त बैंकिंग समितियां और संस्थाएं, सभी बैंक, सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय, इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल, मजदूर संघ, मजदूर समितियां या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितनी भी और समितियां समाज में पाई जाती, यह सब द्वितीयक समूह की श्रेणी में आते हैं। हम जानते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के साथ में व्यक्ति के जो संबंध होते हैं वो व्यक्ति होने के कारण भावनात्मक प्रकृति के होते हैं और व्यक्ति प्राथमिक समूह के सदस्यों के साथ में संबंधों को जीवन पर्यंत बनाए रखता है। यह व्यक्ति की मानसिक आवश्यकता है। वहां पर व्यक्ति को असीम सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए वे संबंध व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक है, मौलिक है, नैसर्गिक है और इसीलिए वे संबंध ही अपने आप में, संबंधों को बनाए रखना ही अपने आप में साध्य है। वे संबंध बने रहें, व्यक्ति का यही जीवन का मूल उद्देश्य है। अर्थात प्राथमिक संबंध साध्य है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के साथ में व्यक्ति के संबंध साध्य प्रकृति के हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समूह के सदस्यों के साथ में व्यक्ति के जो संबंध हैं वे साधन प्रकृति के हैं। अर्थात वहां पर व्यक्ति कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही सदस्यता लेता है। तो द्वितीयक समूह के सदस्यों के साथ में जो संबंध होते हैं व्यक्ति उन्हें साधन के रूप में अपने जीवन में प्रयोग करता है, जबकि प्राथमिक समूह के सदस्यों के साथ में जो संबंध है वे अपने आप में साध्य है। द्वितीयक समूहों के सदस्यों के साथ में व्यक्ति के संबंध अवैयक्तिक प्रकार के होते हैं, इसलिए संबंधों में औपचारिकता होती है। वे संबंध भावना प्रधान नहीं होते हैं। वहां पर द्वितीयक समूह के सदस्यों के साथ में व्यक्ति के जितने भी व्यवहार प्रतिमान होते हैं, जो इंटरेक्शन पैटर्न होता है, जो बिहेवियर पैटर्न होता है, वह औपचारिक होता है। फॉर्मल रिलेशनशिप वहां पर होती है, औपचारिकता का निर्वहन किया जाता है। जैसा कि अब तक की अध्ययन से और व्याख्या से स्पष्ट हो चुका है कि प्राथमिक समूह जीवन के विविध जो मौलिक पक्ष हैं, नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं, जो स्वाभाविक जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति व्यक्ति के लिए करते हैं। लेकिन द्वितीयक समूह व्यक्ति के जीवन के केवल और केवल एक पक्ष से अधिक एक या दो पक्ष से संबंधित होते हैं। यदि व्यक्ति किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो महाविद्यालय व्यक्ति के लिए सिर्फ शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। वहां से व्यक्ति का सिर्फ शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य जो है वो पूरा होगा। उसे अपनी व्यावसायिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए दूसरे समूह पर निर्भर होना पड़ेगा। यदि व्यक्ति किसी एक बैंक में अपना खाता खुलवाता है तो बैंक उसकी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग जरूरतों की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई आवश्यकता है, जरूरत है व्यक्ति की, तो उसे उसके लिए किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। उसकी राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए उसे किसी राजनीतिक दल में प्रवेश लेना पड़ेगा या उसे किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन करना पड़ेगा या उससे उसे जोड़ना पड़ेगा। अर्थात द्वितीयक समूह व्यक्ति के जीवन के केवल एक पक्ष या एक आवश्यकता या एक हित की ही पूर्ति करते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या बहुत सीमित होती है। प्राथमिक समूह सदस्यों की संख्या के आधार पर बहुत छोटे होते हैं। परिवार या मित्र मंडली जो है वह
5 या 10 या 15 या 20 सदस्यों तक सीमित होती है। इससे अधिक संख्या जो है वो प्राथमिक समूह के सदस्यों की नहीं होती है। किंतु इसके विपरीत द्वितीयक समूह संख्या के आधार पर यदि हम देखें तो बहुत विस्तृत और बहुत विशाल आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं। यदि हम किसी महाविद्यालय की यदि हम बात करें, किसी विद्यालय की बात करें, तो वहाँ पर सैकड़ों हजारों विद्यार्थी एक साथ प्रवेश लेकर अपना शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा करते हैं। यदि हम किसी राजनीतिक दल को यदि उदाहरण के रूप में देखें, द्वितीयक समूह के रूप में देखें, तो वहाँ पर भी सदस्यों की संख्या हजारों और लाखों की तादाद में वहाँ पर सदस्य हो सकते हैं। द्वितीयक समूहों के सदस्यों के बीच के संबंध चूंकि औपचारिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए द्वितीयक समूहों के सदस्यों के बीच में सामाजिक दूरी अत्यधिक होती है। सामाजिक निकटता का वहाँ पर अभाव होता है। जैसा हमने प्राथमिक समूह की विशेषताओं के अध्ययन के समय समझा था कि बीर स्ट्रीट ने भी हमें विस्तार से स्पष्ट किया है कि प्राथमिक समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच में जो संबंधों की जो घनिष्ठता है, जो भावना की प्रधानता है, वह वास्तव में शारीरिक दूरी की या भौगोलिक दूरी की मात्रा नहीं होकर सामाजिक दूरी की मात्रा है। अर्थात दो भाई अलग अलग देशों में रह सकते हैं, भौगोलिक रूप से उनके बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है, किंतु फिर भी उनके संबंधों में भावना की प्रधानता है और घनिष्ठता अधिक है। अर्थात दो भाई या फिर व्यक्ति अपने पिता के साथ या माता के साथ में हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद एक दूसरे से सामाजिक रूप से निकट है। अर्थात प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में जो सामाजिक दूरी है वो बहुत कम है, लेकिन इसके ठीक विपरीत द्वितीयक समूह में सामाजिक दूरी अत्यधिक है। हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति एक ही कार्यालय में वर्षों तक कार्य करते हैं और अगल बगल में बैठते हैं, उनकी कार्य करने की जो कंप्यूटर टेबल है वो पास पास में है, लेकिन फिर भी उनके संबंधों में अवैयक्तिकता होने के कारण, औपचारिकता होने के कारण उनके बीच की जो सामाजिक दूरी है वह ज्यादा है। शारीरिक रूप से वे निकट हैं, वे भौगोलिक रूप से उनके बीच की दूरी अत्यधिक कम है। दोनों के केबिन पास पास में है। कार्य करने वाले दो व्यक्ति कार्यालय के, उनके केबिन पास पास में है, किंतु बावजूद उसके शारीरिक रूप से समीप होने के बाद भी, शारीरिक निकटता दिखाई देने के बाद भी उनके बीच की सामाजिक दूरी अत्यधिक है, क्योंकि वहां पर संबंधों में औपचारिकता है और भावना की शून्यता है। किसी भी व्यक्ति का द्वितीयक समूह के साथ में जो संबंध होता है, वहाँ के सदस्यों के साथ में उसके जो प्रतिमान होते हैं वो संविदा की प्रकृति के होते हैं। द्वितीयक संबंधों की संविदा प्रकृति का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी द्वितीयक समूह की सदस्यता ग्रहण करता है, और जब उसका वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, जब उसके हित की पूर्ति हो जाती है, तो वह उस सदस्यता को त्याग भी देता है। इसके लिए हो सकता है कि वह कोई मौद्रिक मूल्य भी चुकाता हो, और वह मौद्रिक मूल्य इसीलिए चुकाता है या वह उस द्वितीयक समूह में सदस्यता की फीस की अदायगी इसीलिए करता है कि वहां से उसे कुछ विशेष हित या सेवाएं प्राप्त करना है। इसके विपरीत प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं वहां पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति कोई मौद्रिक मूल्य या कोई फीस का भुगतान नहीं करता है। वहां पर संबंध संविदात्मक प्रकृति के नहीं होते हैं, वे संबंध स्थायी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वहां पर किसी भी तरह का नहीं होता है, किंतु द्वितीयक समूह में व्यक्ति सदस्यता ही अपनी शर्तों पर लेता है, या समूह ने, समिति ने जो शर्तें या नियमावलियां तय की हैं उन शर्तों को यदि वह पालन कर सकता है, यदि उन शर्तों को पालन करने के लिए वह खुद को अनुकूल स्थिति में पाता है, वह तभी उस समूह की सदस्यता प्राप्त करता है। किंतु इस तरह की शर्तें या संविदात्मक प्रकृति प्राथमिक समूह में नहीं होती है। द्वितीयक समूह में व्यक्ति की परिस्थिति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वास्तव में अर्जित परिस्थिति द्वितीयक समूह में महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति होती है उसके साथ में एक सम्मान और एक प्रतिष्ठा सदैव जुड़ी होती है, और कोई भी व्यक्ति द्वितीयक समूह में अपने सामाजिक पद परिस्थिति के आधार पर ही सम्मान प्राप्त करता है, और इसी के आधार पर वह दूसरे व्यक्तियों को भी सम्मान प्रदान करता है। किंतु इसके विपरीत प्राथमिक समूह में हमें यह देखने को नहीं मिलता है। प्राथमिक समूह में कोई भी व्यक्ति है अपने पिता को इसलिए अधिक सम्मान नहीं करता है कि उसका पिता बड़ा अधिकारी है, या इसलिए सम्मान की मात्रा कम नहीं हो जाती है कि उसका पिता एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अर्थात प्राथमिक समूह में परिवार का यदि हम उदाहरण लें तो वहां पर पिता या भाई
उनकी जो अर्जित परिस्थिति है उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। पिता किसी भी पद पर हो, भाई किसी भी पद पर हो, उनके बीच में भावना की प्रधानता, उनके संबंधों की घनिष्ठता, सम्मान इस बात से प्रभावित नहीं होता है। किंतु द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध होते हैं, अवैयक्तिक संबंध होते हैं। इसलिए व्यक्ति अपनी पद और परिस्थिति के प्रति सजग होता है, जागरूक होता है, और दूसरों के पद और अर्जित परिस्थिति के प्रति भी सजग होता है। द्वितीयक समूह में एक व्यक्ति जब अपने कार्यालय में प्रवेश करता है तो वो वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अपेक्षा अपने उच्चाधिकारी को या अपने बॉस को अधिक उस संबंध को अधिक वो प्राथमिकता देगा और उनसे अधिक सम्मान से पेश आएगा। है यही द्वितीयक समूह में जो संबंधों की प्रकृति है वह व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रकृति को भी प्रदर्शित करती है। यहाँ पर व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रकृति के संबंधों का अर्थ यह है कि व्यक्ति वहां पर प्रोफेशनलिज्म को अपनाता है, वहां पर उसका दृष्टिकोण व्यावसायिकता वाला होता है। वहां पर व्यक्ति आर्थिक लाभ और हानि की सदैव गणना करता है। यदि किसी व्यक्ति ने फीस का भुगतान किया है, मौद्रिक राशि का भुगतान करके यदि किसी समूह की सदस्यता प्राप्त की है, तो वह उसके बदले में उस मौद्रिक मूल्य के बराबर उतनी सेवा वह प्राप्त करना चाहता है। यदि उसे वह उस सेवा में कमी दिखाई देती, यदि वह उतनी सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह इस पर आपत्ति दर्ज करता है, वह विरोध भी दर्ज करता है, या हो सकता है कि वह उस द्वितीयक समूह से अपनी सदस्यता का त्याग कर दे। किंतु इसके विपरीत प्राथमिक समूह में कभी ऐसा नहीं होता है। कोई पिता यदि किसी पुत्र को यदि अपनी मनचाही बाइक या कार या मोटरसाइकिल यदि नहीं भी दिला पाता है अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि व्यक्ति परिवार से सदस्यता का त्याग कर देगा, यह वह उस व्यक्ति को अपना पिता मानने से इनकार कर देगा। वहां पर भावनाओं की प्रधानता है, वहां पर व्यावसायिक दृष्टिकोण के आधार पर आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि की गणना सदैव नहीं की जाती है। परिवार की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई मौद्रिक मूल्य या फीस का भुगतान भी नहीं किया जाता है। किंतु द्वितीयक समूह में व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रकृति होने के कारण मौद्रिक मूल्य या फीस का भुगतान भी करना पड़ सकता है, और वहां पर व्यक्ति अपने संबंधों के निर्वहन के साथ में आर्थिक लाभ और हानि की गणना भी सदैव करता है, या अपने आर्थिक लाभ और हानि के प्रति सजग होता है। यदि हम मनुष्य की संपूर्ण विकास यात्रा का यदि हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन करें, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस विकास यात्रा को समझें, तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की प्रिमिटिव स्टेज में, आदिकालीन स्थिति में, आदिकालीन परिस्थितियों में मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी, बहुत न्यून आवश्यकताएं थी। भोजन प्राप्त करना और अपने जीवन को बचाना, यही दो प्रमुख चुनौतियां थी, और इन चुनौतियों को मनुष्य जो है वो प्राथमिक समूह में जीवन पर्यंत रहकर ही पूरा करता था। छोटे छोटे जत्थों में, छोटे छोटे झुंड बनाकर मनुष्य रहते थे और अपनी भोजन की आवश्यकता पूरी करते थे, भोजन की तलाश करते थे, शिकार करते थे, और अपने जीवन को बचाने के लिए प्रकृति से संघर्ष करते थे। प्रकृति से संघर्ष में व्यक्ति अकेला जो है वह सक्षम नहीं था, इसलिए वह झुंड और जत्थों में रहता था। झुंड और जत्थे बहुत छोटे आकार के समूह होते थे, अधिकतम संख्या इनकी 50 से 60 होती थी, और जीवन पर्यंत व्यक्ति उन्हीं झुंड और जत्थों में रहकर अपना संपूर्ण जीवन गुजार देता था, अपना पूरा जीवन वहीं पर व्यतीत करता था। किंतु जैसे जैसे जनसंख्याएं बढ़ी, जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ, जनसंख्या का आकार बढ़ा, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताओं का भी विस्तार हुआ, और इसीलिए द्वितीयक समूह का जन्म हुआ। समाज के जनसंख्या के आधार पर बड़े होने पर दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हुई, और उन दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को प्राथमिक समूहों के अलावा भी दूसरे समूहों की आवश्यकता महसूस होने लगी, और यही द्वितीयक समूह की उत्पत्ति का आधार है। और ये जो द्वितीयक समूह फिर निरंतर बढ़ते चले गए, नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होने पर नए नए प्रकार के द्वितीयक समूहों की समाज में स्थापना होने लगी। इन्हीं समूहों ने सामाजिक परिवर्तन में विशेष भूमिका का निर्वहन किया, अपनी विशेष भूमिका अदा की है, और नित नए जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और आगे भी जो सामाजिक परिवर्तन दिखाई देंगे हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका द्वितीयक समूहों की ही होगी। मनुष्य का जो भौतिक विकास और मनुष्य की सभ्यता का यह जो उच्चतम स्तर जो प्राप्त हुआ है, हमने सभ्यता का जो उच्चतम स्तर प्राप्त किया है, और आसपास हमारा जितना भी भौतिक विकास दिखाई देता है, हमारा
जो ज्ञान का संचय हुआ है, और जो विज्ञान के और विभिन्न शाखाओं के ज्ञान के जो हमने उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है, यह भी द्वितीयक समूह के कारण ही संभव हो पाया है। और यह एक तरह से यह एक चेन रिएक्शन की भांति चलता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई, नया ज्ञान प्राप्त होता चला गया और नए प्रकार के द्वितीयक समूहों की स्थापना होती गई। फिर उन समूहों ने और उस ज्ञान में संचयी भूमिका अदा की, उस ज्ञान में और नए ज्ञान को उन्होंने ऐड किया और भौतिक विकास के अगले आयाम और अगले स्तर को उन समूहों ने प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य किया। द्वितीयक समूह इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ जो सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, जो बदलाव हम देख रहे हैं देश और दुनिया में, और आगे भी जो बदलाव देश और दुनिया में मानव समाज में होंगे, उसका महत्वपूर्ण आधार द्वितीयक समूह ही है। द्वितीयक समूह अपनी भूमिका का निर्वहन लगातार करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे, इसीलिए यह बदलाव महसूस होते हैं। यह जो ज्ञान को और विज्ञान को समझने की, ज्ञान के संचय की हमने जो अनंत यात्रा जो शुरू की है मनुष्य ने, और सभ्यता के उच्चतम स्तर को हम जो प्राप्त किए हैं और आगे भी और उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की जो हमारी ललक है, विकास के और प्रगति के नए आयाम स्थापित करने की जो हमारी जिजीविषा है, जो हमारे परम उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए द्वितीयक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि द्वितीयक समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बिना हमारी यह जो विकास की अनंत यात्रा है, यह संभव नहीं हो सकती है। क्योंकि प्राथमिक समूह की सीमाएं हैं, वे कुछ निश्चित सीमा तक ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और मनुष्य की जो नित नई व्यावसायिक, वाणिज्यिक और प्रकृति से जो उसे चुनौतियां मिल रही है, उन चुनौतियों से लड़ने की उसकी जो ज़रूरतें हैं, उन उन सब ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक समूह अपनी उतनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए द्वितीयक समूहों की हमें आवश्यकता है, और द्वितीयक समूह उस भूमिका का निर्वहन बखूबी करते भी हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मनुष्य की जो नित नई नई आवश्यकताएं मनुष्य के सामने आती चली गई, मनुष्य की विकास यात्रा के साथ में, जनसंख्या बढ़ने के साथ में, तो प्राथमिक समूह की भूमिका सीमित होने के कारण मनुष्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न एजेंसियों की, भिन्न भिन्न समूहों की और समितियों की नितांत आवश्यकता महसूस हुई। और यह नैसर्गिक रूप से यह सच था कि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं प्राथमिक समूह के द्वारा नहीं पूरी की जा सकती। इसीलिए श्रम के विभाजन की आवश्यकता महसूस हुई, और श्रम के विभाजन और विशेषीकरण के लिए द्वितीयक समूह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जीवन के एक पक्ष से संबंधित द्वितीयक समूह होते हैं, इसलिए मनुष्य के जीवन से संबंधित एक पहलू, एक पक्ष, एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अलग एजेंसी है, दूसरे पक्ष और दूसरे पहलू और आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरी एजेंसी है। तो श्रम विभाजन द्वितीयक समूहों के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि आवश्यकताओं का निरंतर विस्तार होता चला गया, और इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग समूह और समितियों की आवश्यकता थी, है और आगे भी रहेगी। इसीलिए द्वितीयक समूह और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चूंकि श्रम विभाजन के बाद में एक पक्ष से संबंधित, एक आवश्यकता पूर्ति से संबंधित कार्य एक एजेंसी करती है, और निरंतर उसी एजेंसी के द्वारा वही कार्य निरंतर करते रहने की प्रक्रिया में विशेषीकरण उत्पन्न होता है, विशेषज्ञता अर्जित होती चली जाती है एक एजेंसी को एक कार्य करते करते। और यह जो विशेषज्ञता का अर्जन होता है, यह जो विशेषज्ञता अर्जित होती है श्रम विभाजन के कारण, काम के बंटवारे के कारण, अलग अलग काम को अलग अलग लोगों या अलग अलग एजेंसियों या अलग अलग समूहों के द्वारा करने के कारण, तो इस विशेषज्ञता के कारण ही नवप्रवर्तन पैदा होते हैं, उसी के कारण नए विचार पैदा होते हैं, उसी के कारण नए रचनात्मक विचार और नई रचनात्मक गतिविधियां और प्रक्रियाएं पैदा होती हैं, और उसी के कारण नए सामाजिक परिवर्तन भी उत्पन्न होते हैं, और उसी के कारण ही नए ज्ञान का सृजन भी होता है। और यह परिवर्तन और नया सृजन मनुष्य को उन्नति के, विकास के और सभ्यता के अगले स्तर पर पहुंचा देता है। द्वितीयक समूह के महत्व के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या का विकास हुआ, तो समाज सरल से जटिल स्थिति में पहुंच गया, और इस जटिल सामाजिक संरचना की स्थिति में मनुष्य की स्वार्थपरकता भी बढ़ती चली गई, और मनुष्य की स्वार्थपरकता के बढ़ने के कारण एक नियंत्रण की भी आवश्यकता महसूस हुई, एक संस्थानिक सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस हुई, और मनुष्य ने फिर बाद में उस नियंत्रण व्यवस्था को लागू भी किया।
मनुष्य ने नए नियमों और नए कायदों और नए कानूनों की स्थापना की, परिभाषित कानूनों की स्थापना हुई, परिभाषित कानून बने, परिभाषित कायदे बने, और इन्हें लागू करने के लिए भी द्वितीयक समूह की आवश्यकता थी। और इसीलिए पुलिस की एजेंसी है या फिर राज्य की एजेंसी है या फिर हमारी जो न्यायालयीन व्यवस्था या न्यायालयीन संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना हुई। और यह जो नियंत्रण की व्यवस्था है इन्हीं द्वितीयक समूह के द्वारा लागू की जाती है। यदि ये इस प्रकार के द्वितीयक समूह नहीं हो तो इस अत्यधिक जनसंख्या वाले जटिल समाज में सामाजिक नियंत्रण असंभव प्रतीत होता है। और यदि सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा तो एक अशांति से भरा हुआ समाज मनुष्य के लिए कभी भी कल्याणकारी स्थितियां नहीं हो सकती हैं। सभी मनुष्य जो हैं, यदि असीमित स्वतंत्रता के साथ में यदि अपनी स्वार्थ सिद्धि में यदि सब लोग लिप्त हो जाएं नियंत्रण के अभाव में, तो अशांति और असुरक्षा और एक भययुक्त सामाजिक वातावरण में मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। तो इस जटिल समाज में विधिवत और सबके लिए एक संतुलित न्याय, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय आवश्यक हो जाता है। और इसकी प्राप्ति के लिए द्वितीयक समूह ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक समूह के अपकार्यात्मक पक्ष की, अर्थात डिसफंक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। जैसा व्याख्या से अब तक स्पष्ट हो चुका है, जनसंख्या के विस्तार के कारण और आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य को करने के लिए द्वितीयक समूहों का गठन हुआ। अब समाज में जैसे जैसे द्वितीयक समूह बढ़ते गए, ज्ञान और विज्ञान का भी निरंतर विकास होता गया, और ज्ञान और विज्ञान के निरंतर विकास ने मशीनीकरण की नींव रखी। और मशीनीकरण होने के कारण, नई नई मशीनें बनने के कारण, ज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकसित होने के कारण तीव्र गति से औद्योगिकरण बढ़ा। और औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीकरण होना शुरू हुआ। अब समाज में औद्योगिकरण से नगरीकरण और नगरीकरण से औद्योगिकरण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक लगभग हमारी आधी जनसंख्या गांव से प्रवासित होकर शहरों में शिफ्ट हो जाएगी। पूरी दुनिया में है ट्रेंड है, निरंतर औद्योगिकरण से नगरीकरण बढ़ता ही चला जा रहा है। अब औद्योगिकरण और नगरीकरण से नई समस्याएं मनुष्य के सामने प्रकट हुई। प्रदूषण की समस्या प्रकट हुई। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आज मनुष्य के लिए चुनौती बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना मनुष्य के लिए सबसे अहम हो गया है। सभ्यता और जो भौतिक विकास के उच्चतम आयाम प्राप्त करने की दौड़ में हमने पर्यावरण का जो नुकसान किया है, इसको हम हमेशा से नज़रअंदाज कर रहे हैं और वर्तमान में भी करते ही चले जा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम हो सकता है कि मानव की जाति और मानव की प्रजाति ही खतरे में आ जाए। कई जीवधारी तो इस प्रदूषण के कारण और इस विकास की यात्रा में अपनी प्रजाति को खत्म कर चुके हैं। हमने कई जीवधारियों की प्रजातियों को खो दिया है। औद्योगिकरण के कारण जो नगरीकरण का विकास हुआ है, इसके कारण सामाजिक जो अशांति उत्पन्न हुई है और मनुष्य जीवन पर्यंत एक कभी नहीं खत्म होने वाली प्रतियोगिता में शामिल हो गया है। इस निरंतर प्रतियोगिता में शामिल होने की अनिवार्यता के कारण, व्यावसायिक और आर्थिक सफलता प्राप्त अनिवार्य रूप से करने की मनोवृत्ति विकसित होने के कारण मनुष्य अशांति से और एक मानसिक असुरक्षा से भरे हुए सामाजिक माहौल का शिकार हो गया है। और यह निरंतर जो नगरीकरण हो रहा है, इससे निरंतर ऐसे सामाजिक अपराध और एक ऐसी सामाजिक असुरक्षा उत्पन्न हो रही है जिसका कोई हल दिखाई नहीं पड़ता है। नशाखोरी का निरंतर बढ़ना है, बाल नशाखोरी का निरंतर बढ़ना, और इसके अतिरिक्त वेश्यावृत्ति का बढ़ना है। यह सब मनुष्य को एक अशांति से और एक असुरक्षा से भरे सामाजिक माहौल में यह सब परिस्थितियां मनुष्य को धकेल रही हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो निरंतर औद्योगिकरण के कारण जो नगरीकरण का विकास हुआ है और निरंतर द्वितीयक समूह की जो प्रधानता बढ़ती जा रही है, इसके कारण मनुष्य अपनी सुख शांति खो चुका है। वह मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। एक सामाजिक शांति और एक सामाजिक सुरक्षा जो मनुष्य को महसूस होती थी,
व्यावसायिकता के बढ़ने के कारण और व्यक्तिवादिता के बढ़ने के कारण वह खत्म हो चुकी है। मनुष्य अब सामाजिक रूप से स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, वह अवसाद का शिकार है, अकेलेपन का शिकार है। उसका जीवन सुख सुविधाओं और साधनों के बढ़ने के बावजूद संघर्षपूर्ण हो गया है। जो प्रिमिटिव स्टेज में मनुष्य के समक्ष जो प्रकृति की चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से तो मनुष्य ने विज्ञान और ज्ञान के विकास के कारण उन चुनौतियों से तो पार पा लिया है, किंतु मनुष्य के भौतिक विकास के साथ में उसकी मानसिक और सामाजिक रूप से जो सुरक्षा थी वह घटती चली गई है। तो यह द्वितीयक समूह के महत्वपूर्ण रूप से जो है वो अपकार्यात्मक पक्ष हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है, सामाजिक एक विशेष तरह का सामाजिक भय उत्पन्न हुआ है और एक असीमित और निरंतर चलने वाली प्रतियोगिता का सामना मनुष्य को करना पड़ता है, जीवन पर्यंत करना पड़ता है। उसे अपने जीवन जीने के लिए मूल संसाधनों की प्राप्ति से लेकर विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और यही मनुष्य की सामाजिक अशांति का आधार बन गया है। मनुष्य की सामाजिक अशांति का यही प्रमुख कारण है। अतः इन सब व्याख्याओं से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से प्राथमिक समूह के सकारात्मक और अपकार्यात्मक दोनों पक्ष हैं, ठीक उसी तरह से द्वितीयक समूहों के भी सकारात्मक और प्रकार्यात्मक पक्षों के साथ में कुछ अपकार्यात्मक पक्ष भी हैं, जिसके कारण मनुष्य के सामाजिक जीवन में नित नई नई समस्याएं, नित नई नई जटिल परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। फ्रांस के विद्वान और विश्व प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में भी यही स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे समाज सरल से जटिल होता चला गया, जटिल समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती चली गई कि मनुष्य के लिए आत्महत्या करने की परिस्थितियां निर्मित होती चली गई और मनुष्य सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही आत्महत्या करता है, या आत्महत्या के जो प्रतिमान है वो सामाजिक संरचना में ही कहीं ना कहीं उसके कारण छुपे होते हैं। इसी तरह से पॉल एच लैंडिस ने भी अपनी समाजशास्त्री व्याख्या में कहा है कि जो द्वितीयक समूह है वो शीत जगत के प्रतिनिधि है, अर्थात वहाँ पर एक तरह की कूटनीति और एक तरह की डिप्लोमेटिक अप्रोच और एक तरह से व्यावसायिकता को ही केंद्र में रखकर जो है वह व्यवहार प्रतिमान हमेशा लागू किए जाते हैं। मनुष्य हमेशा वहाँ पर असुरक्षित और भयग्रस्त होता है, उसे हमेशा किसी न किसी हानि और किसी न किसी नुकसान को उठाने की संभावना प्रबल होती है और इसी कारण मनुष्य वहाँ पर अशांत हो जाता है। मनुष्य को सदैव एक मानसिक दबाव महसूस होता है, उसे जो प्राथमिक समूह में जो सुरक्षा महसूस होती है वह सुरक्षा द्वितीयक समूह से नहीं महसूस होती है। अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चार्ल्स फूले ने प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के अतिरिक्त सामाजिक समूह का एक और विशेष प्रकार बताया है। इसे चार्ल्स फूले ने अर्ध प्राथमिक समूह नाम दिया है। अर्ध प्राथमिक समूह वास्तव में ऐसे सामाजिक समूह होते हैं जिनमें कुछ विशेषताएं प्राथमिक समूह की भी होती हैं और कुछ विशेषताएं द्वितीयक समूह की भी होती हैं। इन समूहों को अध्ययन की दृष्टि से, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यदि हम देखें, अवलोकन करें तो यह तय कर पाना मुश्किल का कार्य हो जाता है कि इन्हें हम प्राथमिक समूह की श्रेणी में सम्मिलित करें या फिर द्वितीयक समूह की श्रेणी में सम्मिलित करें, क्योंकि इनमें दोनों ही समूहों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। इसलिए तय कर पाना मुश्किल होता है कि यह वास्तव में प्राथमिक समूह है या द्वितीयक समूह है। इसीलिए इन्हें कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह नाम दिया है। चार्ल्स कूले ने इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठियाँ या अकादमिक चर्चाओं के लिए जो डिस्कशन फोरम होते हैं, डिस्कशन क्लब होते हैं, उन्हें भी अर्ध प्राथमिक समूह की श्रेणी में कूले ने शामिल किया है। इसके अतिरिक्त जो क्लब हाउसेस हैं, कई छोटे बड़े क्लब होते हैं, विभिन्न तरह की वहाँ पर गैदरिंग होती है वो जो है वो सामाजिक संकलन होता है वहाँ पर। इस तरह के जो क्लब हैं वो भी अर्ध प्राथमिक समूह की श्रेणी में कूले ने शामिल किया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक वर्ग को भी कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह की श्रेणी में शामिल किया है। तो इस प्रकार से हमारा यह एपिसोड द्वितीयक समूह पर केंद्रित था, जिसमें हमने द्वितीयक समूह से संबंधित प्रकार्यात्मक पक्ष, अपकार्यात्मक पक्ष, उसके अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया। अगले एपिसोड में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका समय शुभ हो। अध्ययन के लिए मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।